Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. In this session, we are going to discuss the current affairs pertaining to the third week of July, starting from 16th July to 22nd July. Let's get started. So our first topic is Supreme Court challenges presidential powers. So what is the context? Well, recently the Supreme Court, it issued a notice to the union government and all the state governments on a presidential reference that was made by the president. Okay, so basically a question was asked by the president in the form of presidential reference. And the reference was regarding the powers of the governor and the president under Article 200 and Article 201 of the Constitution. Okay, so these are regarding the assent on bills. Of course, we'll delve deeper. So before we understand what is a presidential reference, let's understand what is the background of this news. So what happened was, we all know that in case of state governments जो issues होती हैं, स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं वो बिल्स पास कर देती हैं एंड मेनी अ टाइम्स द गवर्नर ओके डिलेज इन क्लियरिंग द बिल्स एंड दिस लीड्स टू अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो यही हुआ इन केस ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ओके फ्यू मंथ्स बैक. एंड व्हाट हैपेंड इज कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है बिल्स पास कर दिया था, लेकिन फिर स्टेट के जो गवर्नर थे R.N. रवि, उन्होंने डिले किया इन क्लियरिंग 10 repassed bills, okay, and his subsequent action was to reserve them for consideration for the president. तो इसी को चैलेंज करते हुए एक पिटिशन जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है जजमेंट आया ऑन April 8. ओके एंड जो बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का बाई जस्टिस JB पर्दीवाला एंड R. महादेवन, इन्होंने जो है अपना वर्डिक्ट दिया. Now the two-judge bench, it ruled that the governor's action was illegal, and this led to the default cancellation of the president's decision to assent the bills. और फिर आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए जो जस्टिस पर्दीवाला है, उन्होंने कहा कि सारे जो बिल्स हैं they have got assent now because they will be deemed to have got assent as per the decision of the Supreme Court. Now, what is Article 142? So, Article 142 of the Indian Constitution, it grants the Supreme Court the power to pass any order necessary to ensure complete justice. तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर मैटर में कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है, और इसीलिए इसको इंश्योर करने के लिए अगर कोई मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इन दैट केस ये आर्टिकल 142 के जो प्रोविजंस हैं वो अलाउ करते हैं कोर्ट को टू गो बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिलीफ्स दैट आर सॉट बाय द पार्टीज, और उसके बाद वो ब्रॉडर इश्यूज को एड्रेस करते हुए एक जस्ट एंड इक्विटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एंड इक्विटेबल आउटकम के लिए एक वर्डिक्ट दे सकता है. ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स अंडर आर्टिकल 142 आर एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया. राइट, तो कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, एनफोर्समेंट स्कोप ऑफ पावर, इसके बारे में हमने जाना. तो ये काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो इट इज नॉट अनलिमिटेड ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें भी कॉशन डिस्क्रिशन की जरूरत है, सो दैट जो इसके प्रोविजंस हैं इसको यूज करते हुए जो डिसीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए विथ the principles of natural justice. But in this case, Supreme Court invoked Article 142, और फिर जो पेंडिंग थे प्रेसिडेंट के सामने बिल्स रिजर्व करके रखे गए थे, उन्हें पास हो गया है ऐसा डीम कर दिया गया. अब हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्लैरिटी सीख करते हुए जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को मूव किया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंस क्या हुआ है कि उन्होंने क्लैरिटी सीख किया है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओके, दैट अराइजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्डिक्ट दैट वाज पास्ड ऑन April 8. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इट इज व्हेन द प्रेसिडेंट आस्क्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन और एडवाइस ऑन एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट हैज कम अप और माइट कम अप. तो आर्टिकल 143 के तहत आता है आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. सो एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना पड़ता है इन सच केसेस, और ये जो है
बाइंडिंग नहीं है। प्लीज नोट दैट इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज जस्ट एडवाइजरी। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी रिस्पॉन्स देगा वो एडवाइजरी होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। सो आर्टिकल 143 के तहत जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को मूव किया जा सकता है। द पावर कम्स फ्रॉम आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द प्रोविजन हैज इट्स रूट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वेरी इंपॉर्टेंट दैट GOI एक्ट ऑफ 1935 में इसके जो है रूट्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, जहां पे गवर्नर जनरल को एज पर GOI एक्ट ऑफ 1935 गवर्नर जनरल के पास सिमिलर पावर होते थे कि वो फेडरल कोर्ट से एडवाइस मांग सकते थे। तो वहीं पे है इसके रूट्स, और एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन बी मूव्ड। ओके, सो इस केस में द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, उन्होंने जो है क्लैरिटी सीख किया है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर verdict that was passed on 8th जुलाई। और उन्होंने जो ब्रॉडली है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ने पूछा है कि वेदर जुडिशियल ऑर्डर्स कैन डिक्टेट बाय व्हाट टाइम एंड इन व्हाट मैनर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स शुड फंक्शन अंडर आर्टिकल्स 200, जिसमें कि प्रोसेस लिखा गया है कि किस तरीके से गवर्नर्स जो है वो स्टेट बिल्स को असेंट दे सकते हैं। इस प्रोसेस को लिखा गया है अंडर आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, जिसमें बिल्स जो है वो रिजर्व्ड होती है बाय गवर्नर्स फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इसके तहत क्या जो है टाइमलाइन तो मेंशन नहीं किया गया है, टाइम लिमिट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कोई टाइमलाइन को प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि इसके अंदर अंदर जो है गवर्नर को पास करना पड़ेगा या प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। तो अगर नहीं किया है तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या जुडिशियल ऑर्डर डिक्टेट कर सकती हैं by what time and in what manner the president and the governors should function under article 200 and article 201, यही जो है पूछा गया है in the presidential reference। तो जो पेंडिंग बिल्स थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देना, ठीक है, टाइमलाइन इम्पोज कर देना गवर्नर और प्रेसिडेंट को, ठीक है, आर्टिकल 142 को इन्वोक कर देना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, यही क्वेश्चन किया गया है। एंड देयर आर सर्टेन अदर क्वेश्चंस दैट आर like that were asked, okay, and that is about the scope of article 142। ठीक है, कि article 142 जो है, जो स्पेशल केसेस में आप जस्ट आउटकम के लिए या कंप्लीट जस्टिस के लिए कर सकते हो, तो इसमें कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स बी सब्स्टिट्यूटेड बाय जुडिशियल ऑर्डर एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142। क्या आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए आप प्रेसिडेंट या गवर्नर्स के जो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, उन्हें सब्स्टिट्यूट करके क्या आप कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकते हो? इज आर्टिकल 142 लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ और डज इट एक्सटेंड टू इशूइंग डायरेक्शंस contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the constitution? तो ये सारे जो questions हैं ये presidential reference में पूछे गए हैं। So indirectly the questioning the validity of the deemed assent. Okay, so the reference has asked whether a law made by the by a state legislature could even be considered a law in force without the assent of the governor. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, और भी कुछ क्वेरीज हैं। आर द डिसीजंस ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट आर्टिकल अंडर आर्टिकल्स 200 and 201 respectively, they are justiciable at a stage prior to even the bill in question becoming a law। ठीक है, तो बिल अभी तक लॉ बना ही नहीं है, तो उसके पहले ही आप उसके वो स्टेज आया ही नहीं, और उसके पहले ही आप जस्टिसिएबल है कि नहीं अगर आप उसको लॉ बना दे रहे हो। ठीक है, और कोर्ट के पास क्या ये परमिशन है टू अंडरटेक जुडिशियल एडजुडिकेशन ओवर द कंटेंट्स ऑफ अ बिल? तो ये जो है जुडिशियल ओवररीच कहा जा सकता है, ऐसा है गवर्नमेंट का स्टांस इन एनी मैनर बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। सो तो यही सारे जो क्वेरीज है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो है डाले गए हैं। एंड इट फर्दर सेड दैट द कॉन्सेप्ट of deemed assent of the president and the governor that was introduced in the judgment was alien to the constitutional scheme, okay, and it worked to fundamentally circumscribe the power of the president and the governors। तो judicial overreach again, और इनफैक्ट जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी उन्होंने जो है आर्टिकल 142 को जो है न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये भी कहा है। तो यहाँ पे कुछ और बेसिक्स जो है वो जान लेना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 201 काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 200 की बात करें तो क्या है प्रोविजंस? सो व्हेन अ स्टेट
legislature passes a bill, of course it sends it to the governor for approval. फिर उसके बाद under article 200 the governor has a few options. ठीक है, एक तो वो assent दे सकते हैं बिल को, मतलब वो जो है अप्रूव कर दिया. दूसरा है assent को withhold कर सकते हैं, हमने पॉलिटी में डेफिनेटली पढ़ा है, that is to refuse the approval of the bill. तो एक रिफ्यूज कर सकते हैं, एक अप्रूव कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो है रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, फॉर प्रेसिडेंट. तो अगर रिजर्व कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट तो इट कैन बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन. अगर मनी बिल है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर मनी बिल है तो इन दैट केस आप इसको जो है रिटर्न नहीं कर सकते. द गवर्नर कैन सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड आस्क देम टू रिकंसिडर कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ करने हैं, वो कर दीजिए. इसके लिए रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती हैं. लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने फिर से मनी बिल को अगर लेजिस्लेचर ने फिर से पास किया, देन इन दैट केस द गवर्नर मस्ट गिव असेंट. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ मनी बिल्स. तो डेफिनेटली ये बिल्स मनी बिल्स नहीं थे, इसीलिए विथहोल्ड करके रखा था हमने, तमिलनाडु के केस में देखा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिटिंग ऑन द बिल्स, ओके, सो व्हाट इज sitting on the bills? So the constitution did not specify a time limit, okay, for the governor to act on a bill, and this leads to situations जहाँ पे bills जो हैं pending पड़े रहते हैं indefinite period के लिए. very important, indefinite period के लिए जो है पड़े रहते हैं, और इससे जो है नॉर्मल वर्किंग जो है वो अफेक्ट होती है, और ये इश्यूज बहुत बार बहुत सालों से जो है चल रही है, लेकिन इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है. फिर है जो है आर्टिकल 201. आर्टिकल 201 में क्या होता है कि व्हेन अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 फिर आउटलाइन करता है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि टू गिव द असेंट, मतलब एक बिल को जो है अप्रूव कर दिया, राइट. फिर है टू विथहोल्ड द असेंट, मतलब रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं इसको अप्रूव करूंगा. रिटर्न द बिल, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो फिर से बिल को जो है रिटर्न कर सकते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू द गवर्नर फॉर रिकंसिडरेशन. अब ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके लिए टाइम फ्रेम डेफिनेटली बांध के रखा है कि रिकंसिडरेशन के पे भेजने के बाद 6 मंथ के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो है इन्हें उसको रिकंसिडर करके प्रेसिडेंट के पास वापस भेजा जाएगा. क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इसके बाद जो है बाउंड नहीं है कि वो जो बिल है जिसको 6 महीने तक कभी भी रिकंसिडर करके उनके पास वापस नहीं भेजा है तो उसको फिर से वो जो है अप्रूव करेंगे या असेंट देंगे. इसके लिए प्रेसिडेंट बाउंड बिल्कुल नहीं है. अगर 6 महीने के बाद नहीं भेजा, अगर भेजा है तभी रिकंसिडरेशन का जो जगह है उसके बाद भी डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट के पास ही आती है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे जो है मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें आ जाती हैं. तो इसमें कहा जा रहा है कि जो इशू है ऑफ डिलेइंग ओके और सिटिंग ऑन द बिल्स, तो इसमें डेफिनेटली ये तो एक इशू है, इसी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है. सो दिस लीड्स टू इनडेफिनिट डिलेज एंड दिस लीड्स टू लेजिस्लेटिव पैरालिसिस. तो इसीलिए जो रेफरेंस के आर्ग्यूमेंट्स अगर हम इसके सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें सपोर्टर्स कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू गेट clear answers from the Supreme Court on the critical constitutional questions, especially since the Constitution does not define any specific timelines. ठीक है, फिर अगर हम arguments against the reference बात करें तो lawyers for the states of Tamil Nadu and Kerala, they argue that many of these issues were already settled by the Supreme Court's earlier judgment. Current status, तो सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिसेस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, और व्यूज जो है वो मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एंड अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज हियरिंग द मैटर. सो ऑल द क्वेश्चंस नाउ रिमेन ओपन फॉर डिस्कशन. अगर हम कुछ एक्सपर्ट जो है इनकी बात करें, इसमें आर्ग्यूमेंट्स में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसर्न्स हैं कि ऑफकोर्स जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, कोई बोल सकता है. तो जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, इसीलिए जुडिशियरी और जो एग्जीक्यूटिव है इसमें जो सेपरेशन की बात है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, फाइन, लेकिन जो सेपरेशन है ऑफ पावर्स वो जो है अफेक्टेड हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक इशू है, ये कंसर्न है. ठीक है, और ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटी के लिए ऊपर जो क्लैरिटी है उसकी ज़रूरत है, ये भी एक चीज़ है. तो दोनों एंड से ही जो है आर्ग्यूमेंट्स है. नाउ व्हाट आर दी opinions of the experts? Let's talk about that. If we talk about सरकारिया कमीशन, तो सरकारिया कमीशन ने कहा है
कि जो गवर्नर है उसके पावर्स के रिलेटेड कहा है दैट इट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड अवॉइड बिकमिंग एन एजेंट ऑफ द सेंटर, कि गवर्नर को जरूरत है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में जो है एक्ट करे, और ये जो एजेंट ऑफ द सेंटर के रूप में ये फंक्शन करते हैं, इसे बंद करने की जरूरत है। ये सरकारिया कमीशन की जो है रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नेंस के ऊपर, इन्हीं के बोलने पे जो है बिल्स जो है इतनी पेंडिंग रहती हैं, ठीक है। फिर सरकारिया कमीशन ने ये भी कहा है कंसिडर रिटर्निंग अ बिल ओनली इफ इट इज क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर कोई बिल पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है देन ओनली इट शुड बी रिटर्न्ड, अदरवाइज there's no point in sitting on those bills. Next है a time limit for the governor to decide on a bill was suggested very important, कि सरकारिया कमीशन ने कहा था कि गवर्नर जो है वो कब तक जो है बिल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, इसका एक टाइम लिमिट जो है वो कर देना चाहिए। रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, द रीजंस फॉर डूइंग सो शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट, कि अगर प्रेसिडेंट ने उसको रिजर्व करके रखा है और फिर उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो रीजंस जो है वो एटलीस्ट स्टेट को बता दे। ये सरकारिया कमीशन ने 1983 में ये सारे जो है बताए थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करे, पॉलिटिकल एजेंट ना बने, ऐसा कहा था। पंची कमीशन की अगर हम बात करें 2007 में जो है पंची कमीशन ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे एज पर पंची कमीशन। तो क्लियर टाइम लिमिट जो कि है 6 months, ये इसने रिकमेंडेशन दिया था, विद इन विच गवर्नर्स शुड टेक अ डिसीजन ऑन ग्रांटिंग असेंट और रिजर्विंग बिल्स, रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर गवर्नर्स इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ये है। नाउ हाउ डू अदर फेडरल कंट्रीज हैंडल डिलेज, अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की तो कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सारे जो हैं आप केस स्टडीज के रूप में आप जो है इसको साइट कर सकते हैं इन योर मेंस आंसर्स। तो हाउ स्टेट लॉज आर हैंडल्ड, तो अगर हम कनाडा की बात करें तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दे कैन रिजर्व प्रोविंशियल बिल्स फॉर द Governor General. The Governor General, on the advice of the Federal Cabinet, can disallow provincial laws. पर इसके जो पावर है वो रेयरली यूज होते हैं आजकल, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज अगेंस्ट प्रोविंशियल ऑटोनोमी, तो ऑटोनोमी अफेक्ट ना हो जाए इसीलिए ये रेयरली यूज होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन दिस केस जो स्टेट गवर्नर्स है दे जनरली ग्रांट असेंट एज एडवाइज्ड बाय स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। द गवर्नर जनरल जनरली डज नॉट इंटरफियर विद स्टेट लॉज। यूनाइटेड स्टेट्स में भी it has, of course, we all know that that there is a strict separation of powers. So the federal president has no role in state legislation. State governors have veto power over state bills because, of course, उनके 50 states हैं, उसके सारे strict separation है powers के, ठीक है। बट नो एक्सटर्नल फेडरल रिप्रेजेंटेटिव जो है दे कैन रिजर्व और डिसअलाउ स्टेट लॉज। तो ये हम बात कर सकते हैं कि द ऑनगोइंग लीगल बैटल that is going on, it highlights a need for a clarity, okay, on the powers and the duties of the constitutional officers like the president and the governor. And the Supreme Court's decision will, of course, provide much needed guidance on how smoothly state laws can be passed and implemented, and how will it impact governance across India. So the next topic is gravitational waves. Recently, scientists have reported the discovery of gravitational waves from the merger of two black holes that are biggest to have been observed. Okay, एक black hole का mass जो था वो है 140 times of that of the sun and the other one is 100 times that of the sun. तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े ये black holes थे and they were spiraling each other and eventually they merged. Now the new black hole that has formed is approximately 225 times larger than the sun. Now let's understand what are gravitational waves. Gravitational waves are ripples in space-time. Okay, so when massive accelerating objects, just like the black holes, they move around each other, okay, or they merge, these create what? Ripples, ठीक है। एनालॉजी के तौर पे अगर हम किसी पॉन्ड में किसी एक स्टोन को फेंकते हैं या फिर अगर उस किसी लेक में अगर कोई बोट जा रहा है तो इन दैट केस इट प्रोड्यूसेस वाटर रिपल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बी इट द स्टोन और द बोट। सिमिलरली अगर स्पेस और टाइम की अगर हम बात करें देन इन दैट केस ऑल्सो दिस रिपल्स गेट क्रिएटेड व्हेन टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग or accelerating. Now Albert Einstein first proposed their existence
in his general theory of relativity in 1915. However, these waves are extremely weak. ठीक है, तो only when there are like events of immense power, for example black holes merge हो रहे हैं, तभी जाके ये जो है डिटेक्ट होते हैं on earth. Otherwise these waves are extremely weak in nature. तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब ये ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ से पास होती है तब क्या होता है, माइन्यूट चेंजेस होते हैं अर्थ में. ठीक है, बिकॉज वन साइड इन वन डायरेक्शन द अर्थ गेट्स stretched and in the other direction the earth gets compressed. So this is video a little bit exaggerated. इसमें बहुत ज़्यादा changes earth में तो नहीं होते कि detection हो, लेकिन बहुत minute से changes होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, one side of the earth is getting compressed, the other side of the earth is getting stretched because of the ripples of the space-time ripples that is passing through the earth. Okay. Now, how do scientists detect gravitational waves? So, scientists basically use highly sensitive equipment to detect gravitational waves, जिन्हें कहा जाता है LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Okay, यूनाइटेड स्टेट्स में ये सबसे पहले था, इसके बाद ये डिफरेंट कंट्रीज में अभी बन गया है. इनफैक्ट इंडिया में भी बनने की बात हो रही है. 2015 में सबसे पहले यूएस में ये जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है इसने डिटेक्ट किया था gravitational waves को. So the LIGO facilitates like a certain like mechanism जिसमें जाके पता चलता है कि हाँ gravitational waves आ रही हैं. So it uses laser interferometry to measure tiny distortions in space-time that are caused by passing gravitational waves. कैसे होता है हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफली. तो 2015 के बाद धीरे धीरे ग्लोबल नेटवर्क बन गया ऑफ डिटेक्टर्स एंड दीज आर नोन एज LVK कोलैबोरेशन because they have detected hundreds of similar events. अब LVK collaboration में ये जो gravitational wave network है, ये जो है ये एक global alliance है of observatories that work together to detect gravitational waves, जिसमें आते हैं LIGO, that is Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. ये operate करता है with 2 detectors in United States, और एक third जो LIGO observatory है ये इंडिया में बन रहा है, LIGO इंडिया. इट विल बी बिल्ट इन हिंगोली महाराष्ट्र में बाय 2030. ठीक है, दूसरा एक है वर्गो. इट इज लोकेटेड इन इटली एंड इट जॉइंट द नेटवर्क टू एनहांस डिटेक्शन एक्यूरेसी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स. फिर है कागरा, दैट इज कामियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर. इट इज इन जापान एंड इट एड्स सेंसिटिविटी एंड एक्सपैंड्स द ज्योग्राफिक कवरेज ऑफ द नेटवर्क. नाउ द क्वेश्चन इज, ये LIGO काम कैसे करता है? बेसिकली इट यूजेस अ लेजर इंटरफेरोमीटर टू डिटेक्ट extremely subtle changes in the fabric of space time which is caused by passing gravitational waves. ठीक है, सबसे पहले ये जो है एक लेजर बीम को स्प्लिट करता है. ठीक है, फिर हर एक बीम को हाफ डाउन 2 परपेंडिकुलर 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म्स में ये इसको सेंड करता है. फिर एंड में रखा गया होता है 2 मिरर्स जहां से वो रिफ्लेक्ट करता है आफ्टर रिकम्बाइनिंग. ओके, सो व्हेन अ ग्रेविटेशनल वेव पासेस थ्रू, क्या होता है कि एक आर्म का जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो जाता है एंड द अदर आर्म इट गेट्स कंप्रेस्ड. सो इट कॉजेस अ मिनिस्क्यूल चेंज in the arrival time of the laser beams when they are recombined. This change is detected as a flicker of light at the photodetector. और इसी से साइंटिस्ट को पता चलता है कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव जो है अभी प्रेजेंट है. तो ये जो ऑब्जर्वेटरीज है LIGO जो यूएस में है अभी, फिर इंडिया में भी बन रहा है, इसी तरीके से ये काम करता है. इसके जो 2 लेंथ मैंने इसके पहले प्रीवियस पिक्चर में आपको शो किया था, वहां से ये जो है स्ट्रेचिंग और ये कंप्रेशन को यूजिंग लेजर बीम्स जो है डिटेक्ट करता है. और इस कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग से ही पता चलता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो अभी अर्थ से पास कर रहे हैं या नहीं. ओके, नाउ इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स बिकॉज जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, एक्सरेज, रेडियो वेव्स एट्सेट्रा, पहले तो इन्हें यूज किया जाता था टू स्टडी द कॉस्मोस. बट gravitational waves they can pass through matter and radiation without any distortion. इसी की वजह से gravitational waves बहुत ज़्यादा important हो जाती है if we want to study dark matter and dark energy because ये जो dark matter और dark energy है इन्हें हम traditional जो telescopes हैं उनका यूज़ करके इसे detect नहीं कर सकते. Right, so that is why it is like very significant. If we talk about black holes, of course it's a different
topic altogether, but briefly हम समझते हैं कि black hole is what? It is a region in space-time where gravity is so strong that nothing, including light, can escape, and it is formed when a massive star collapses under its own gravity. So this results in a singularity where all mass is concentrated. तो single point जहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है in Big Bang what happens, singularity ही था, फिर वो जिसमें इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट डेंसिटी था, ठीक है, और एनर्जी भी था इनफाइनाइट, और फिर जो है बिग बैंग होता है जिससे मास, जिसमें मैटर, स्पेस, टाइम, इन सब चीज़ों का जो है जन्म होता है. सो सिंगुलैरिटी इज वेयर ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द बाउंड्री अराउंड द सिंगुलैरिटी जो ब्लैक होल की होती है इज कॉल्ड द इवेंट होराइजन. इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. सो ब्लैक होल के बीच में सिंगुलैरिटी, ठीक है, और जो पॉइंट जहां से कोई लाइट और एस्केप कर ही नहीं सकता, वो जो बाउंड्री है उसकी, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन. Now, black holes are invisible, but their presence can be detected through gravitational effects on nearby matter. So, जैसे कि black hole merger हो गया. So, a black hole merger occurs when two black holes orbit each other and they gradually move closer as they emit gravitational waves, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, and as they spiral inward, they collide and merge into a single large black hole. So this process releases massive amounts of energy which propagates as gravitational waves, right? Moving to the next topic, India's first tribal genome sequencing project. तो रिसेंटली गुजरात ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट टू स्टडी द जेनेटिक मेकअप ऑफ अराउंड 2000 ट्राइबल इंडिविजुअल्स who stay across 17 districts in the state. तो एम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का? To pinpoint specific genetic problems or risks that are common in these groups. So by knowing the risks, doctors can offer customized and personalized treatments, moving away from one size fits all approach. तो बहुत सारी diseases जो हैं बहुत ज़्यादा prevalent होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हुआ, थैलेसेमिया हुआ. तो जब तक इन डिजीजेस की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क्स हैं, ये पता नहीं चलती है इन अ सर्टेन कम्युनिटी, तब तक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता एंड दी हेल्थ पॉलिसीज वुड नॉट बी टारगेटेड. सो टू प्रिवेंट दैट, गुजरात ऑफ कोर्स took this initiative. Now if you talk about Genome India project, okay, it is a research initiative that was launched in the year 2020 and it is led by Bangalore based Indian Institute of Sciences Center for Brain Research and it involves around 20 universities across the country to collect samples, compile data and conduct research. ठीक है, एम क्या है? To create an Indian reference genome grid and it is funded by Department of Biotechnology to sequence at least 10,000 Indian genomes in phase 1. phase 1 जो है इसमें गोल है बहुत सारे हाई प्रायोरिटी डिजीजेस जो हैं उनकी जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं उन्हें डेवलप करना, ठीक है, ताकि अनकॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं इनके बारे में हम जान सके और अकॉर्डिंगली डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स डेवलप कर सके. फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आएगा. अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में जो है बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरीज लाए गए हैं, बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेंटल इलनेस, कैंसर जैसी, ठीक है, जिनमें इन कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए जेनेटिक सैंपल्स जो हैं वो पेशेंट से कलेक्ट किए जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली द डायग्नोसिस विल बी डन. नाउ द डेटा इज स्टोर्ड एट IBDC, that is Indian Biological Data Center. It is in Faridabad and it is India's first national repository for life science data from publicly funded research. तो काफ़ी ज़्यादा significant हो जाता है Genome India project. It is very important for both prelims as well as mains. Now, if we talk about the recent tribal genome sequencing project that was undertaken by Gujarat government, so why the focus is on tribal communities? Because tribal communities have lived in what isolated states, right? And in tribal communities, there is prevalence of something called endogamy, where
they tend to marry within their own communities, right? And over many generations, this can lead to unique genetic differences or a higher prevalence of certain genetic conditions. We all know कि ज़्यादा अगर जब एंडोगैमी होता है तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो नहीं हो पाती है और डिजीजेस जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग दीज स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशंस इज अ की फॉर क्रिएटिंग हेल्थ प्लान्स दैट ट्रूली वर्क फ्रॉम फॉर देम. एंड ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई बर्डन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाते हैं एज मेंशन्ड अर्लियर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिर थैलासीमिया, फिर हेरिडिटरी जो कैंसर्स होते हैं वो. तो दैट इज वाई देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन genetics better, we can design new drugs and vaccines that are more effective for specific populations. And finally, genetic data can shed light on human migration patterns कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से human migrate करते थे at one point of time. And this using this we can trace the historical ancestry. Okay, so that is why it is important. And what is benefit sharing? Of course, a very important term, benefit sharing. So it means if the research leads to new discoveries, medicines or commercial products, then the communities who contributed their genetic data, they should also share. They also should have a share in the benefit. So it has huge benefits because it prevents exploitation of the genetic resources. ऐसा नहीं है कि जो tribal communities हैं उनके genetic resources को use कर रहे हैं to produce new drugs and vaccines, so there will be exploitation because they will be benefited from this. ये जो है एक tailored approach hai for the treatment of the diseases that are prevalent in their communities only. So they'll be like sharing the benefits of it. So how does this project support government health policies? So firstly, it directly supports initiatives like National Sickle Cell Anemia Elimination Mission, because this particular mission was launched in the year 2023, and we have a mission to eliminate sickle cell anemia by the year 2047. So that is why it's very important. It also focuses on screening, early detection and counseling, especially in tribal areas, because here the disease is more common. But there are a number of like challenges, ethical issues also. For example, informed consent. Okay, so whether the tribal communities, they are like informed about the things that they have to share their genetic details. Okay, so this is one thing. So for tribal communities who may have different languages or cultural understandings, it is crucial to explain everything clearly and respectfully at the same time, so that we can ensure that they truly understand before agreeing to the terms and conditions of sharing the like genetic details. Then the private genetic information, of course, concerns about keeping the information private and secure to prevent misuse. Of course, there are chances of misuse and discrimination as well. So this is another thing, an ethical concern that is there. Then the project must have strict rules and advanced security measures to protect this data. India has laws like Digital Personal Data Protection Act 2023. So to protect personal data, including genetic information, which is very sensitive in nature. But what are the other steps that the government can take? Okay. To prevent this? Of course, we can strengthen our laws, and we can focus on the implementation of the laws as well. And what are the like initiatives that the government has already taken for tribal health? उसमें आ जाते हैं National Health Mission, that is NHM. It like focuses on to improve healthcare access and quality across India, जिसमें specific components हैं, funding है for tribal areas, and there is of course आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY, जिसमें जो कि एक health insurance scheme है, we all know about this, and it provides financial protection to vulnerable families, including many from tribal communities. Then there is like tribal sub plan schedule, like tribe component, research and data collection. Organizations like the ICMR, that is Indian Council of Medical Research, it conducts studies on health, tribal health issues to inform policy. So these are the things that are already going on, but yes, we have miles to go. Moving to the next topic,
safe harbor protections. So recently a case was going on in Karnataka High Court where the union government it defended itself by saying कि हमने जो decision लिया है to lower the safe harbor protections for internet intermediaries and social media platforms, we stand by that and we will remove content through the Sahyog portal. Now, in the first place, we have to understand what is safe harbor protection. Okay, so basically it is a legal protection. Very important to note that it is a legal protection which is given to online companies like Facebook, okay, Instagram. These are all social media like platforms. Then there is Twitter. So these are the platforms that get the benefits of this safe harbor provision. Even video sharing platforms like YouTube and other websites where users content like post the content. Okay, users post the content and they just act as intermediaries or platforms. So these companies are not, very important to note that they are not legally responsible for everything that users are posting on their platforms, even if the content is illegal or harmful. Now let's talk about section 79 of the IT Act 2000, which gives legal backing to safe harbor protection. Okay, so this particular section, it states that if an online platform or intermediary, it acts like a middleman basically. So it just provides a way for people to communicate or share information without actually creating or changing the content. So if we talk about YouTube or FB or Insta, of course, they act as a platform, right? They are not creating any content or changing any content. They are just acting as a platform where users are posting their content, they're posting their videos, and that is why these intermediaries, they won't be held liable for what others post. They are just acting as a middleman where people can communicate with each other. This is what has been stated by the section 79 of the IT Act 2000. Now there is a catch here because this particular safe harbor protection, it comes with two conditions. Okay, so the first one is that the platform or the intermediary, it should act as a neutral party, which means it cannot choose or change the content that the users are sending to it. Okay. Second, it needs to show due diligence and follow certain rules and take proper care. So if the government or the court tells them कि ये जो content है ये unlawful है, okay, then they should gain actual knowledge of it. The phrase that they have used is actual knowledge. So they need to gain actual knowledge of it and then they must quickly remove or block access to that content. So ये जो दो conditions हैं इन्हें follow करना पड़ेगा इन intermediaries को as according to this particular section. Even Supreme Court had certain things to say on section 79 of the IT Act. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्लीज नोट इट डाउन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि online platforms are only responsible for unlawful content after they receive actual knowledge of it and then fail to act quickly. गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक कंटेंट अनलॉफुल है, उसके बाद भी आफ्टर गेनिंग एक्चुअल नॉलेज अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने कोई एक्शन नहीं लिया, देन दैट प्लेटफॉर्म वुड बी लीगली लायबल, अदरवाइज नॉट. Okay, so this particular case, Shreya Singhal case, is also known for striking down section 66A of the IT Act, regarding which we'll discuss in a bit. Now, if we talk about the online curation systems, for example, social media or YouTube, if we like differentiate it with newspapers, okay, newspapers or traditional like media houses, what are the differences? Okay, so if we talk about the nature of content, then of course in social media or like online curation systems, it is mostly what user generated, right? And if we talk about newspapers, then it is of course created, then it is what, edited,
then produced by the media house itself. That is why they are liable for everything. Okay. Next, if we talk about the intermediaries, so in case of online systems, they host, transmit and collect. Three words are important here. One is host, then next is transmit, and next is collect. Now if you talk about traditional newspapers, they act as what? Publishers. They create, edit and distribute their own content. In content creation, if we talk about curation online system, of course, they use algorithms as well as AI to select, arrange, recommend content to users. But in traditional cases, strict editorial review is there, right? So in that case, fact checking is possible, legal checks before it gets published is possible. So they're fully responsible for their content. If we talk about revenue model, of course, it is based on advertisement. If we talk about online curation systems, which depends on users' engagement and like with the consumption of content, etc. If we talk about traditional newspapers, then they are primarily dependent upon what? Subscriptions, advertising, quality, trustworthiness of their journalism, etc. And legal liability, very important, that currently the online curation systems, they are protected under what? Section 79 of the IT Act, safe harbor protection. But newspapers and traditional like media houses, they are directly responsible for all content they publish. Okay, so they can be like held liable for a number of things like defamation and hate speech. But now the government is reconsidering safe harbor protection for online platforms, because of course there'll be like there are issues like accountability gap, algorithmic amplification, where like the algorithms can quickly spread harmful content to millions. Okay, so this can lead to like real world problems, जैसे कि mob violence हो गया, interference in elections हो गया, lack of transparency is of course there, because किस तरीके से moderation होता है content का, algorithms किस तरीके से काम करती है, we don't know anything about it. Anonymity तो है ही, कौन पोस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, फेक अकाउंट, कुछ पता नहीं चलता. तो इससे एक्सट्रीम स्पीच जो है वो भी एनकरेज हो जाती है. ग्लोबल ट्रेंड्स भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज है दे आर ऑल्सो रिव्यूइंग देयर लॉज ऑन इंटरमीडियरी लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन का ही डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, DSA, एंड द ऑनगोइंग डिबेट्स आर गोइंग देयर अराउंड सेक्शन 230 इन द US. तो ये सारी इश्यूज हैं. द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाय एक्टिवली यूजिंग एल्गोरिथम्स टू रेकमेंड एंड एम्पलीफाई कंटेंट आर नो लॉन्गर जस्ट पैसिव पोस्ट ऑफिस की पैसिव है. ओके, दे आर नाउ मोर लाइक ब्रॉडकास्टर्स हो गए हैं, क्यूरेटर्स हो गए, हु इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल से, मिलियंस ऑफ पीपल्स, बट विदाउट द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैव. नाउ व्हाट स्टेप्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू proposed to address these concerns? सबसे पहला है IT इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. तो इसमें क्या आ जाते हैं कि स्ट्रिक्टर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट. पहला है रिमूव certain categories of unlawful content within specific timelines. For example, अगर if a content is depicting nudity, then in that case remove it within 24 hours. ये पहला है, ठीक है. नेक्स्ट है establish a grievance redressal mechanism for users. Very important. रिड्रेसल मैकेनिज्म एक होनी चाहिए. देन फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिनके यूजर्स 5 मिलियन से ज़्यादा है, अगर कोई इंटरमीडियरी है इन इंडिया, देन द रूल्स इंट्रोड्यूस्ड इवन स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशंस, जैसे कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होने की जरूरत है, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, which are all based in India. So the rules also created a code of ethics for digital news media and OTT जो भी platforms होती हैं, Netflix, Amazon, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है. तो ये जो ethics code rules 2021 है, इसमें ये सारे provisions दिए गए हैं. Then of course there is another thing called सहयोग portal. So what is this? It is basically Home Ministry's Indian Cyber Crime Coordination Center, which uses the Sahyog portal to facilitate content blocking orders. तो अगर कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आते हैं तो सहयोग पोर्टल का यूज़ करके कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है. और होम मिनिस्ट्री का जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो जो है इसे सहयोग पोर्टल को यूज़ करता है टू ब्लॉक कंटेंट. ओके, एंड देयर आर आल्सो डिस्कशंस ऑन अ न्यू डिजिटल इंडिया Act.
Digital India Act, this new law might clearly define different types of online platforms, क्या क्या इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, ग्रेडेड उसमें लाइबिलिटी रेजिम भी होगा कि कहाँ कहाँ किस जो इंटरमीडियरी है उनका क्या क्या जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म का क्या साइज है, पावर है, एंड हाउ मच इट एम्पलीफाइज कंटेंट. ऑल्सो इट एम्स टू डिफाइन व्हाट समथिंग कॉल्ड एक्टिव क्यूरेशन. Active curation to clarify when a platform's actions may make it more like a publisher, right? Now let's talk about the differences between section 79 of the IT Act and section 69A of the IT Act. Okay, so if we talk about section 79, which pertains to safe harbor, it basically grants legal immunity for user content. Section 69, it empowers the government to block public access to information. Now, if we talk about section 79, here intermediaries lose protection if they fail to remove unlawful content upon actual knowledge, which we had discussed earlier. And if we talk about after court notification and government notification, of course, and after if we talk about section 69A, then it specifically applies to content that threatens what India's sovereignty, okay, integrity, state security, then friendly relations with foreign states, and of course if there is a chance of like public disorder, incitement to related cognizable offenses. So these are all what? Reasonable restrictions. So if these things, there are chances of these things to happen, then under article like 19 like article 19 of the constitution, of course, these are reasonable restrictions, then in that case section 69A can be invoked to block content. Okay, now in case of 79A, government issues notices to intermediaries and then takes actions if there is non-compliance, but here government gives no notice or nothing, okay, directly blocks. Section 69A directly blocks like the content. Process in case of intermediaries, of course, focuses on intermediaries' diligence in removing content. So the word diligence is important here. And if we talk about 69A, it involves a more formal process under the IT Procedure and Safeguards for Blocking Access of Information by Public Rules 2009. Right, so these are the things. Now there are a lot of challenges also in balancing accountability and free speech. For example, how to define active curation legally. Okay, so this is a challenge. Then how to manage content moderation when like there are millions of users who are like using it. Then we cannot of course avoid overburdening of small platforms also. A lot of platforms are mushrooming nowadays. And also how to harmonize global and national laws. There needs to be a like sync between the international laws and the national laws. Now a number of steps are being taken by different countries. For example, the EU and DSA, that is Digital Services Act. So it imposes broader obligations on online platforms. It could be regarding illegal content, transparency or accountability. They have something called notice and action, which means we will notify you and immediately or like quickly you have to take reforms when notified of illegal content. Then they also have something called VLOPS, that is very large online platforms, and VLOSEs, that is very large online search engines based on their user numbers, which requires them to conduct risk assessments, provide more transparency on algorithms, and that needs to be audited. So there is another initiative which has been taken by the Australian government, that is Online Safety Act 2001. Sorry, 2021. So it empowers the e-safety commissioner to order the removal of the cyberbullying or like image based abuse जो हो रहे हैं, illegal and harmful content, etc. So now
what are the potential reforms that we can take to balance platform accountability and free speech? तो ये graded liability regime कर सकते हैं कि implement different levels of responsibility for platforms, ठीक है, उसका उनका क्या size है, influence है, वो किस तरीके से अपने content को handle करते हैं उसको देखते हुए, then there needs to be stronger due diligence, कि clearer content moderation practices और better ways हों ताकि users जो हैं वो complain कर सकें, proactive steps लिया जा सके अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हार्मफुल कंटेंट, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं रहा तो डेफिनेटली दीज थिंग्स विल इंक्रीज ओवर टाइम, एंड गिवन द अवेयरनेस एंड ऑफकोर्स जो मासेस हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है तो वो और भी उस चीज़ को एम्पलीफाई करेगा। कोड ऑफ एथिक्स एनकरेज द इंडस्ट्री टू सेट इट्स ओन एथिकल गाइडलाइंस, ताकि गवर्नमेंट की ओवरसाइट थोड़ी तो हो। और फाइनली ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज दीज प्लेटफॉर्म्स नीड टू पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन हाउ दे मॉडरेट कंटेंट एंड हाउ देयर एल्गोरिथम अफेक्ट यूजर्स। तो ये सारी चीज़ें करने से ऑफकोर्स थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस विथ टाइम, बिकॉज वी ऑल नो दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस अप्लाइज मोर देन एवर टू द जायंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, dumping. So recently dumping was in news because the Ministry of Commerce, it is taking more actions to combat dumping practices by trading partners. So in the first place we have to understand what is dumping. So when a country or company sells its products in another country like India at prices much lower than what they charge in their own country, that phenomenon or that practice is known as what? Dumping. Now for example, a company is selling an item for ₹50 in their own country, okay, and the cost price of that item is ₹40, but still they are selling it in India at ₹20. So cost price is 40, but still they are selling it in India at ₹20, and in their home country they are selling it at ₹50. So we can understand that this phenomenon is known as dumping in simple words. Now what are the reasons behind dumping? So why do companies dump? First one is to get rid of extra stock. So they sell them cheaply abroad to clear stock. Okay. Next is to capture market share. So they try to push local businesses, suppose in Indian markets, out and take over the market. Okay. And finally, there is something called economies of scale, which means that if they are selling it at lower price, doesn't matter, if they are selling more, it can help them produce more efficiently and lower costs overall, which means if you are selling 10 products at low cost, then of course it will cause a loss. But if you are selling 10 lakh products, flooding the market with cheap products, then in that case, in economies of scale, we all know that when we sell things in bulk, then in that case there will be profit rather than loss. So these are the three purposes, the reasons why companies dump in countries like India. Now there is also another thing called import surge. What is an import surge? An import surge basically means a sudden increase in the amount of a particular product coming into India. तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एस्टैब्लिश किया है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू मॉनिटर इंपोर्ट सर्जेस अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, ठीक है। अब क्यों एक प्रॉब्लम है इंपोर्ट सर्ज? बिकॉज इफ इंपोर्ट सर्ज हैपन्स, it happens because of malpractice, unfair methods. तो इंडियन मार्केट को फ्लड कर देगा with foreign goods. This can hurt Indian industries because they might not be able to sell those products at a cheaper cost. तो ये अनफेयरली प्राइस्ड होते हैं, और फॉरेन गुड्स अगर वाइडली अवेलेबल हो जाएंगे तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी. सो दैट इज वाई import surge is an issue. Now, who leads this initiative within the commerce industry? So, the Ministry of Commerce empowers two departments to lead this initiative. एक तो है DGFT, that is Directorate General of Foreign Trade. दूसरा है DGTR, that is Directorate General of Trade Remedies. DGFT जो है ये फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, बिकॉज इट गवर्न्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इट इशूज रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, और ताकि कंट्री का जो ट्रेड है वो अच्छे से मैनेज हो. व्हेन द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज एन अनयूजुअल सर्ज इन इम्पोर्ट्स, कि बहुत ज़्यादा
इंपोर्ट हो रहा है कंट्री में, ओके, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मैल प्रैक्टिस, तब क्या होता है, डीजीएफटी जो है वो स्टेप्स लेना चालू कर देता है ताकि इंपोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके. इफ यू टॉक अबाउट डीजीटीआर, इट इज़ ऑफ कोर्स द नेशनल अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑल ट्रेड रेमेडियल मेजर्स. तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इनटू इंस्टेंसेस ऑफ डंपिंग. डंपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना. अगर इंपोर्ट हो रहे हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है इंपोर्ट्स पे, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन. इंपोर्ट सर्ज अगर हो रहा है विच कैन हार्म डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है ये एडमिनिस्टर करता है. इट रिकमेंड्स इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो होते हैं, या दूसरे जो सेफ गार्ड मेजर्स गवर्नमेंट को ये बोलती है कि ये सारे इंप्लीमेंट करो सो दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स can stay protected. Now, what are the trade remedies that are available, okay, to counter these dumping issues or other issues? So, पहला है anti-dumping, then है countervailing duty, फिर है safeguard duty. If we talk about anti-dumping duty, it is imposed जबकि foreign goods जो हैं वो बहुत ज़्यादा low prices में हमारे country में अगर sell हो रहे हैं and which is harming the Indian industries. तो in that case, टैक्स लगा दिया जाता है on goods that are sold below their normal value in the exporting country because that is harming the importing country's industry. पर्पस होता है टू ऑफसेट द अनफेयर लो प्राइस एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. इफ यू टॉक अबाउट काउंटरवेलिंग ड्यूटी, देयर इज अ डिफरेंस between anti-dumping duty and countervailing duty. In case of countervailing duty, that there are like taxes on goods that receive unfair subsidies. एक होता है कि वैल्यू ही कम है, वहाँ पे यहाँ पे 50 रुपीज़ अगर वहाँ पे अपने कंट्री में सेल कर रहा है, यहाँ पे 20 में कर रहा है, कॉस्ट प्राइस 40 है तब भी यहाँ पे 20 में कर रहा है, दैट इज डंपिंग. काउंटरवेलिंग में क्या होता है कि इसमें सब्सिडीज देती है. अगर चाइना से फॉर एग्जांपल कोई गुड इंडिया में सब्सिडाइज्ड रेट में आ रहा है और उसका जो कॉस्ट है वो इतना कम है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतना कम है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस इट विल हार्म द इम्पोर्टिंग कंट्री. सो in that case taxes लगा दिए जाते हैं by India. Okay, so this is called countervailing duty. So the purpose of countervailing duty is to offset the unfair advantage gained from subsidies. So subsidy, countervailing duty, anti-dumping में just normal price से कम जब होता है, lower price. And finally there is something called safeguard duty. तो अचानक से अगर imports में बहुत ज़्यादा surge आ जाए, temporary duty लगा दिया जाता है in that case. अगर fairly priced है तब भी, प्राइस्ड है फेयरली, सब कुछ ठीक है, नॉर्मली वो अच्छे से हमारे मार्केट में जो है ट्रेडिंग हो रही है उस चीज़ की, तब भी अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा सर्ज हो गया है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट कैन इम्पोज टेम्पोररी ड्यूटी, बिकॉज अदरवाइज जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अगेन बहुत ज़्यादा इसमें हर्ट हो जाएंगे. तो पर्पस क्यों क्या है सेफ गार्ड ड्यूटी का? टू गिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इन दैट केस टाइम दिया जाता है कि आप एडजस्ट कर लो विद इंक्रीज्ड कंपटीशन, और तब तक इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम टेम्पररी ड्यूटीज लगा दे रहे हैं इन सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. Now, if we talk about the international rules for these trade remedies, of course, India is a member of World Trade Organization. India WTO का member है and it must follow its rules when applying trade remedies. तो WTO का जो है एक anti-dumping agreement है, okay? So, strict rules on how a country can investigate and apply anti-dumping duties. So, a country must prove कि dumping हो रही है, calculate करना होगा dumping margin को, और शो भी करना पड़ेगा कि कितने इंपोर्ट्स जो है वो डंप्ड हुए हैं, जो कि मटेरियल इंजरी या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है. इसको प्रूफ करने के बाद ही एंटी डंपिंग ड्यूटीज आप लगा सकते हो. ऐसे हैफिजली रैंडमली आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज नहीं कर सकते गुड्स के ऊपर. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ WTO एंटी डंपिंग अग्रीमेंट का प्रोविजन. Then if we talk about WTO agreement on safeguards, it allows members to take emergency safeguard actions if imports increase to such an extent that can cause or threaten to cause serious injury to a domestic industry. तो इसमें भी clear link show करना पड़ेगा कि increased imports की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, अगर प्रूव हुआ तभी मेजर्स जो हैं इन्हें लगाने के लिए अलाउ किया जाएगा, और वो भी टेम्पोररी होने चाहिए, ठीक है, और अप्लाइड इक्वली टू ऑल इम्पोर्ट्स. ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने सेफ गार्ड्स लगा दिए, ठीक है, इक्वली टू ऑल इम्पोर्ट्स. नाउ विच प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज आर करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन? अगर हम जून 2025 की बात करें तो 8 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो आए हैं, और वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, टोटल 12 कंट्रीज या ग्रुपिंग से हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट हो रही है फ्रॉम चाइना, ताइवान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वहाँ से। ग्लास वूल इजिप्ट से, और पेपर बोर्ड्स जो है वो इंडोनेशिया से हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन डीजीटीआर जो है चला रही है। नाउ हाउ डू दीज एक्शंस प्रोटेक्ट इंडियाज डोमेस्टिक industry if we talk about the anti-dumping measures and the trade remedies? Of course it will create a fair competitive environment जहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेन गुड्स को प्रिवेंट करेगी ताकि वो यहाँ पे आके अंडरकट ना करे लोकल प्रोडक्ट्स को, एंड दिस विल ऑल्सो एनेबल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू कॉम्पीट ऑन मेरिट, promote industrial growth, safeguard jobs and promote self-reliance within the country. Moving to the next topic, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। तो क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? ये बेसिकली एक स्कीम है जो फोकस करता है एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है, जिसमें सेक्टर्स में लाइफ स्टॉक आ जाती हैं, डेयरी, फिशरीज आ जाती हैं। तो इसे सबसे पहले अनाउंस किया गया था इन बजट 2025-26 को। इस स्कीम को टोटल 6 इयर्स तक कंटिन्यू किया जाएगा, ओके, एंड इट हैज़ अ बजट ऑफ अराउंड 24,000 crores। उसके बाद इसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स में इसे जो है अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम नीति आयोग हाईली सक्सेसफुल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जिसपे हम डिस्कस नहीं करते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इम्पोर्टेंट है जानना। एक तो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट की लोन नहीं मिलता है कहीं कहीं पे, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इक्विटेबल ग्रोथ हो अक्रॉस दी कंट्री। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस। फिर है टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। मतलब अभी क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सब इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल हो रहा है फर्टिलाइजर की वजह से, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, वी ऑल नो अबाउट दोज थिंग्स। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो है उसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वेस्टेज होता है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप्स जो है वो बढ़े। क्रेडिट एक्सेस डेफिनेटली बोथ लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों का सोचते हुए जो है क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है टू ऑल फार्मर्स, नॉट जस्ट दी लाइक बिग फार्मर्स। तो इसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ने जो है डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा फॉर इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, क्रॉप इंटेंसिटी लो है, क्रेडिट डिस्पर्समेंट जो है प्रॉपरली नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है ये अप्लाई होगा। फिर जोग्राफिक कवरेज, मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट्स। Proportional allocation, number of districts allocated per state, it depends on the net cropped area and the number of operational लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करके जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें चूज किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लो क्रेडिट डिसबर्समेंट। मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पर स्टेट, इट वुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग्स है, कितने लैंड होल्डिंग्स है उसके ऊपर, और क्रॉप्ड एरिया नेट कितना है इसके ऊपर। ये सारे जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज द प्लानिंग एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है इसके लिए? तो कमिटीज होंगे, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, नेशनल लेवल्स पे होंगी कमिटीज, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति होंगी, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति, ठीक है।
इन समितिस में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो जो है इन्हें चेयर करेंगे, ठीक है, और ग्राम पंचायत भी चेयर कर सकते हैं, और ये फाइनलाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें। इसमें क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना है, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर फोकस लाना है, सेल्फ सफिशिएंसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। फाइनली नीति आयोग का भी एक बड़ा रोल आ जाता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेगुलर रिव्यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान. So you need to remember these points. If we talk about the convergence model of प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना, अभी जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम्स है 36 एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम्स को ये इंटीग्रेट करती हैं फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एक साथ उन्हें मर्ज करती हैं एंड प्रमोट्स लोकल प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप जो है इसमें इसके साथ इसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा टू क्रिएट ए यूनिफाइड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ये सारे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, ये सारे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं इन्हें सबस्यूम कर दिया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस, बिकॉज सम्मान निधि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फसल बीमा योजना, तो ये सारे इंटीग्रेट हो जा रहे हैं, अब एक साथ मर्ज हो जा रहे, सबस्यूम हो जा रहे हैं अंडर PMDD-KY. तो ठीक से समझेंगे तो इसमें जो है 3 लेवल्स पे होंगी ये। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में 2 टीम्स रहेंगी, ठीक है। एक जो है वो यूनियन मिनिस्टर्स के अंदर रहेगा और दूसरा जो टीम है वो सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं उसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये है पहला। और दूसरा जो है इसमें सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स रहेंगे जो कि अपॉइंटेड होंगे फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स। ये हो गया नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें सिमिलर टू द टीम्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होंगे वैसे ही होंगे, ठीक है। और कन्वर्जेंस ऑफ जो स्कीम है उसके बाद इसकी इफेक्टिव जो कन्वर्जेंस हुई है कि नहीं, हर एक जो दूसरी स्कीम्स हैं वो इसके साथ कन्वर्ज हुई हैं कि नहीं, इसे जो है इंश्योर करेंगे स्टेट लेवल पे। और फाइनली अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ की बात करें तो इन दैट केस इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर ग्राम पंचायत जो है ये चेयर करेंगे एज मेंशन्ड अर्लियर। और इस समिति में विल आल्सो इंक्लूड प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। तो इनका काम होगा कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ प्लान को जो है प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद जो डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडी KPIs है सेंट्रल डैशबोर्ड के अंदर उनको जो है ट्रैक करना कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, जो गोल्स हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है हायरार्की से इस तरीके से मेंशन होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा काम का, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स काफ़ी सारे हैं इसके। फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, एग्रीकल्चरल में सेल्फ रिलायंस लाना, लोकल लाइवलीहुड जो है उसको क्रिएट करना, फार्मर इनकम जो है उसको स्टेबिलाईज करना, डबल करने की तो बात थी ही ऑलरेडी। क्रॉप लॉसेस जो होते हैं क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, अच्छे वाले वेयर हाउसेज गोडाउन्स, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम्स क्रॉप लॉसेस को कम करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को अच्छे से करना ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बूस्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा कैसे इसकी मॉनिटरिंग होगी, एक तो मंथली मॉनिटरिंग होगी बिकॉज अथॉरिटीज़ जो है मॉनिटरिंग करेंगे स्कीम को मंथली अगेंस्ट 117 KPIs। तो 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट जो है वो मॉनिटरिंग होगी। और फिर एक डिजिटल डैशबोर्ड होगा या पोर्टल होगा जिसमें ट्रैकिंग होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। फाइनली फील्ड विजिट्स भी होंगे बाय सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स जो कि रेगुलरली फील्ड विजिट करेंगे और रिव्यू करेंगे ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की हो। Finally, let's talk about India achieves 50% green energy milestone. So India has achieved a major milestone because 50% of its power generation capacity now comes from non-fossil fuel sources. Now here the phrase is power generation capacity. तो आपको ये जो बिल्कुल याद रहना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे। कैपेसिटी अलग होती है और एक्चुअल आपका जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर इंस्टेंस इन सोर्सेज से वो अलग होता है, ठीक है। सो these sources contribute to only 28 to 30% of actual electricity generation, which indicates a serious gap between capacity and utilization. So there's a huge difference between capacity and utilization. So if there's a question कि total जो है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है या फिर टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन
इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं. द यूटिलाइजेशन इज ओनली 28 to 30% ऑफ द एक्चुअल electricity generation. So this of course affects energy security, fiscal health of DISCOMs and India's net zero credibility. But now if we talk about the figures, then 30th June 2025 के जो reports according to those reports, India का जो installed power capacity है वो पहुंच गया है 484.8 गीगावाट पे. 484.8 गीगावाट, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका जो 50% है, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस. तो ये जो टारगेट था हमारा, ये रीच हो गया है 5 years पहले ही. मतलब पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हमारा जो कमिटमेंट था कि हम इसे 2030 तक अचीव करेंगे, लेकिन 2025 में ही हमने इसे अचीव कर लिया है. बट डिस्पाइट दिस सक्सेस, द एक्चुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम क्लीन सोर्सेज, इट रिमेन्स लो. क्योंकि कोल जो है, कोल से अभी भी 70% ऑफ द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो जनरेशन है वो कोल से ही हम इसको कर रहे हैं फुलफिल. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने इतनी जल्दी इसे अचीव कैसे किया. हाउ इंडिया रीच्ड 50% कैपेसिटी अर्ली. So clear political signals of course, because we had raised our NDCs, जो हमारे nationally determined जो contributions होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी countries commit करती हैं voluntarily कि हम जो है इस target को इतने time frame के अंदर fulfill करेंगे. ये हमारी जो environment में पढ़ेंगे आप, जो climate commitments हैं, उसमें हमारा 2021 में जो हमने update किया था अपनी NDCs को, उसमें हमने टारगेट सेट किया था 500 गीगावाट का, ठीक है, 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030. सो दिस ऑफ कोर्स लाइक वी अट्रैक्टेड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर दैट. तो ये एक था. उसके बाद हमने एक्सपीडाइट किया अपने पूरे प्रोसेस को. दूसरा है इफेक्टिव इंसेंटिव आर्किटेक्चर, बिकॉज देयर आर स्कीम्स लाइक प्रोडक्शन लिंक incentives, PLIs of course, for solar modules, for renewable energy purchase obligations, इसको याद रखना है आपको, ठीक है. वेवर्स ऑन ट्रांसमिशन जो चार्जेस हैं उसमें कॉस्ट्स को रिड्यूस किया गया और एक क्लीन एनर्जी के मार्केट को वायबिलिटी जो है प्रोवाइड की गई, ठीक है. फिर है PPP, दैट इज स्ट्रॉन्ग प्राइवेट जो है और पब्लिक सेक्टर का जो एक सेक्टर में जो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, कोलैबोरेशन है, ये भी बढ़ा है. प्राइवेट सेक्टर का जो एग्जीक्यूशन है वो भी बढ़ा है, बिकॉज अदानी, रेन्यू पावर, ग्रीन को, ये सारे जो रैपिडली स्किल अप करे अपने सोलर, विंड, हाइब्रिड पार्क्स को, ठीक है. फिर हमने देखा है कि 2024-25 में ही इन सब ने जो है मिलके ओवर 15 गीगावाट पावर जो है जनरेशन कैपेसिटी डेवलप कर लिया, ठीक है. फिर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे पास ISA है, दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. फिर है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, JETP. ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में आप इन सब को एग्जाम्पल्स के तौर पे साइट कर सकते हो. फिर इसके अलावा और बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं जो चल रही हैं, जैसे कि है PM आपका सूर्य घर स्कीम. PM सूर्य घर स्कीम जो है इसमें आपका अराउंड 7 लाख रूफटॉप जो है सोलर इंस्टॉलेशंस हुए हैं, जिसमें सोलर अडॉप्शन काफ़ी बढ़ा है. फिर है आपका PM कुसुम. PM कुसुम में क्या हुआ है, इट हैज़ प्रमोटेड सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स, ओके, टू सिक्योर फार्मर्स एनर्जी नीड्स एंड रिड्यूस डीजल यूज. तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप बता सकते हो. PLI स्कीम्स एज मेंशन्ड अर्लियर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसमें जो सोलर PV मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस, इन सब चीज़ों को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, PLI स्कीम में, ठीक है. ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट, इंटरस्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स इलेक्ट्रिक ग्रिड्स की, उनको कनेक्ट किया गया धीरे धीरे रिन्यूएबल रीजन्स को के साथ, इन ग्रिड्स को, ठीक है. इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं. फिर है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022. इन रूल्स के तहत जो है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आई है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स. FDI को भी बहुत ज़्यादा जो है ईज कर दिया गया है. 100% FDI जो है वो अलाउड है इन रिन्यूएबल सेक्टर,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डेटा स्टैट्स आप अगर साइट करोगे देन ओनली विल बी एबल टू लाइक फेच गुड स्कोर्स इन मेंस। फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीए, वेरी इंपॉर्टेंट। वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर ऑफशोर विंड्स एनर्जी सेक्टर एंड मेक्स इट वायबल फॉर डेवलपर्स। पर यहाँ पे अभी भी फिर भी थोड़े गैप्स है जो कि हमें जो है डिस्कस करने चाहिए। एक तो है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CUF, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर सोलर एंड विंड पावर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं एट लोअर CUF कंपेयर टू कोल, तो अगर कैपेसिटी तो है लेकिन यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है बिकॉज हमारे जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वो कोल से ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे पावर जनरेशन हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो कोल से हो रहा है, वो एक इशू है। इंटरमिटेंसी एंड सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज सोलर पीक्स जो है दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, रात को तो होते ही नहीं है, विंड के वजह से मानसून तो अलाइन नहीं करता विथ लाइक इवनिंग पीक डिमांड विच क्रिएट्स अ मिसमैच। ऑफ कोर्स देन देयर इज स्टोरेज डेफिसिट, अ मेजर इशू, बिकॉज इंडिया के पास करेंटली ओनली 5 गीगा वॉट आवर का जो है ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है। तो पम्प्ड हाइड्रो पाइपलाइन जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसीलिए 24/7 का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी सप्लाई है वो है ही नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम्स। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ही देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं जहाँ पे चार्ज किया जाए। तो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है में ट्रांजिशन होगा बहुत स्पीड के साथ, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक इशू है। ग्रिड इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिया का जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड है, ठीक है, बहुत जगहों पे, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है इसके साथ कंप्लाई ही नहीं करता। तो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। डिस्कॉम्स भी काफ़ी वीक है, लोकल जो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कोल को, टैरिफ उसमें कम है। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो है कोल से फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी में जो है शिफ्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये एक इशू है। फिर अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें तो डेफिनेटली हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर रिलायंस हो जाएगा ऑन स्पॉट मार्केट, जैसे कि कोल हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, तो इन दैट केस इशू है। इकोनॉमी ऑफ जॉब्स में भी इशू होगा, क्लाइमेट और डिप्लोमेसी में तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज वी हैव लाइक कमिटेड एंड इंडिया वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स क्रेडिबिलिटी इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, COP20 एट्सेट्रा। लेकिन फ्यूचर नेगोशिएशंस में डेफिनेटली देखा जाएगा कि जो हमारा कमिटमेंट है वो कितना है। ठीक है, ग्लोबल लेसन से अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स जर्मनी से हम सीख सकते हैं। 4 गीगावाट बैटरी लाइक स्टोरेज का इसका है, और स्मार्ट टैरिफ भी है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो ग्रिड्स हैं इसके लिए 55% तक का जो है स्टेबलाइज करने के लिए इसको दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया मतलब जो टैरिफ सिस्टम है इसको और भी लिबरलाइज किया गया है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें हाइब्रिड पार्क्स है, हॉर्नस्टेल नाम का, जिसमें सोलर, विंड सब कुछ जो है कंबाइंड है, स्टोरेज टू मीट ओवर 50% ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलियाज लोड रिलायबली। तो अगर हमने प्रोड्यूस कर भी लिया, हम स्टोर कहाँ पे करेंगे? स्टोरेज के लिए तो जगह होने की जरूरत है, वो कैपेसिटी तो हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो अभी है। तमिलनाडु में थोड़ा विंड सोलर कपलिंग जो है इम्प्रूवमेंट दिखा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 68% व्हेन यूजिंग शेयर ट्रांसमिशन लाइन्स। आई वेंट टू तमिलनाडु, चेन्नई, वेलोर एरिया, देन फ्रॉम देयर टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस। सो वहाँ पे हमने देखा है कि हाँ बहुत सारे विंड टर्बाइंस है, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स में या जो कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी जो है इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। तो स्केल्स करने की जरूरत है स्टोरेज को रैपिडली। ठीक है, 50 गीगावाट पर आवर ऑफ बैटरी स्टोरेज, 10 गीगावाट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो बाय 2028, इंपॉर्टेंट है। थर्मल फ्लीट को बहुत ज़्यादा और भी फ्लेक्सिबल बनाए कि एटलीस्ट कोल गैस प्लांट्स जो हैं इसका जो है लोड कम करके हम इसको रिन्यूएबल्स से कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, फिर डिमांड साइड मैनेजमेंट की डिमांड स्मार्ट मीटर्स बिठा दें। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल जो डिमांड रिस्पॉन्स है उसको जो है हम इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्रीज को, वो क्यों शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ग्रिड को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 को एक्सपैंड करने की जरूरत है, ट्रांसमिशन लाइंस को रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करने की जरूरत है हर एक जगह पे। रूफटॉप जो है इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जो है। ठीक है, और ये जो नेट बिलिंग सिस्टम है ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब रूफटॉप जो टारगेट है हमारा 40 गीगावाट का उसको मीट करो। ठीक है,
और ट्रांसमिशन जो लॉस होता है उसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी डे टाइम में जो पीक होता है उसको अच्छे से अगर यूटिलाइज कर लेंगे तो वो पूरे 24/7 जो है, और स्टोरेज भी रहेगा तो 24/7 जो है इससे रिन्यूएबल से ही हम इसको केटर कर पाएंगे। फाइनली मैन्युफैक्चरिंग को और रिसाइकलिंग को भी बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, स्पेशली ई वेस्ट जो है इसको रिसाइकल करना, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग पॉलिसीज, सोलर पैनल्स, बैटरीज, इन सब चीज़ों का। तो इंडिया का जो अर्ली अचीवमेंट है 50% फ्रॉम नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी, ये अच्छा है, इट्स अ टेस्टमेंट टू इट्स पॉलिसी इनोवेशन, but the next challenge lies in translating installed megawatts into dependable deliverable megawatt hours, ताकि स्टोरेज, ग्रिड अपग्रेडेशन, स्मार्ट डिमांड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो सके। तभी इंडिया जो है रियलाइज कर पाएगा इट्स फुल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ दिस clean energy transmission. With this we come to an end of this session. Thank you.